नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 31 तारीख का करंट अफेयर जानने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन सोमवार, तारीख 31/3/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 31 तारीख का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? उत्तर है इंग्लैंड के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का निधन। इंग्लैंड और लंकाशायर के पूर्व खिलाड़ी पीटर लीवर को 84 साल की उम्र में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने रे इलिंगवर्थ के अधीन इंग्लैंड के गेंदबाजी कोच के रूप में काम किया और पिछले साल लंकाशायर हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए थे। 1960 और 70 के दशक में कैरियर के दौरान लीवर ने लंकाशायर के लिए लगभग 1000 विकेट लिए। उन्होंने इंग्लैंड के 17 टेस्ट कैप अर्जित किए और 10 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले। अगला, हाल ही में जारी सतत विकास SDG सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? उत्तर है 109वें। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के 9वें संस्करण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफ़ी पीछे है। SDG लक्ष्यों को केवल 16% वर्ष 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में, जबकि 84% में प्रगति सीमित है और विपरीत दिखाई दे रही है। SDC सूचकांक में भारत का प्रदर्शन। रैंकिंग, भारत ने 64.0 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल की है। अगला, भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट, भारत और रूस के बीच पंतीसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नेक्स्ट, बिहार में बिहटा में पहले हाइड्रोपोर्ट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू की। नेक्स्ट, बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, जज जयमाल बागची को सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा। अगला, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? उत्तर है माता कर्मा की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। माता कर्मा के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, जो एक प्रतिष्ठित संत, समाज सुधारक और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त थी। यह डाक टिकट रायपुर में एक विशेष समारोह के दौरान उनकी 1009वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री टोकन साहू सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस डाक टिकट को विमोचन माता कर्मा की भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर में योगदान को सम्मानित करने का प्रतीक है। माता कर्मा कौन थी? माता कर्मा एक अत्यंत आध्यात्मिक और समाजसेवी महिला थी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, समाज सुधार और धार्मिक सौहार्द को समर्पित किया। अगला, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी? उत्तर है बिहार। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कोसी से जुड़ेगा मेची नदी। मोदी कैबिनेट ने उत्तर बिहार को दी बड़ी सौगात। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इसमें बिहार के लिए भी फैसले हुए। इनमें प्रदेश के लोगों को लाभ होगा। मोदी कैबिनेट ने जो फैसले उनमें से एक बिहार की कोसी मोची अंतरराज्यीय लिंक परियोजनाओं से जुड़ा है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने के साथ मंजूरी दी गई है। अगला, हाल ही में भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? उत्तर है परमाणु मिशन की। आइए इस खबर के बारे में जान ले। होमी भाभा के प्रतिज्ञा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत की पहली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु मिशन
के शुभारंभ के साथ सही साबित किया गया है। भारत का परमाणु मिशन स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी निर्णय है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। निजी खिलाड़ियों के लिए क्षेत्र खुला है। भारत के भविष्य ऊर्जा प्रदान करने के लिए छोटे मॉड्यूल रिएक्टर स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को व्यापक बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करना है। अगला, हाल ही में कौन एचयूएल में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर है राजनीत कोहली को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राजनीत कोहली एचयूएल में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। राजनीत कोहली, जो पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्री के सीईओ थे, को हिंदुस्तान यूनिलीवर के फ्रूट्स एंड रिफ्रेशमेंट डिवीजन के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 7 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और वे शिवा कृष्णमूर्ति का स्थान लेंगे, जो एक बाहरी अफसर का पीछा करने के लिए कंपनी छोड़ रहे हैं। उपभोक्ता और रिटेल सेक्टर में लगभग 30 वर्षों के अनुभव के साथ कोहली ने व्यावसायिक वृद्धि और नवाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला, हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया? उत्तर है चल्ला एस शेट्टी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एसबीआई के शेट्टी भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन नियुक्त। भारतीय बैंक संघ, जो भारत में बैंकिंग क्षेत्र का शीर्ष निकाय है, ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। शेट्टी अगले वार्षिक आम बैठक एजीएम तक इस पद का नेतृत्व करेंगे। यह नियुक्ति 28 मार्च 2025 को हुई आईबीए प्रबंध समिति की बैठक के बाद घोषित की गई है। 3 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पहला है मणिमेखलाई, दूसरा स्वरूप कुमार शाह, तीसरा है माधव नायर। अगला, हाल ही में एटीपी मास्टर 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? उत्तर है नोवाक जोकोविच। आइए इस खबर के बारे में जान ले। जोकोविच मास्टर के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। अब दमित्रोव से होगा सामना। नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोडा को सीधे सेटों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वह एटीपी मास्टर 1000 टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। इस तरह 37 साल के जोकोविच ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने 7वें खिताब की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। जोकोविच ने गुरुवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में कोडा को 1 घंटे 24 मिनट में 6-3, 7-6, 7-4 से हरा दिया। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना बंद करने का ऐलान किया है? उत्तर है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्र सरकार ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की बंद। केंद्र सरकार ने 26 मार्च 2025 से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के माध्यम और दीर्घकालीन जमा को बंद करने का निर्णय लिया है। यह फैसला बाजार की बदलती परिस्थितियों और योजना के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि अल्पकालिक जमा बैंकों के विवेक पर जारी रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि मौजूदा जमा परिपक्वता तक प्रभावित नहीं होंगे। अगला, हाल ही में फरवरी 2025 में भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? उत्तर है 2.9% की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इस साल फरवरी में कोर सेक्टर इंडस्ट्री में 2.9% की वृद्धि दर्ज। केंद्र वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार सीमेंट, उर्वरक, इस्पात, बिजली, कोयला और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की जाने के कारण इस साल फरवरी में 8 कोर इंडस्ट्री के संयुक्त सूचकांक में 2.9% की वृद्धि दर्ज हुई है। इससे पहले नवंबर 2024 के लिए 8 कोर इंडस्ट्री के इंडेक्स की अंतिम वृद्धि दर 5.8% देखी गई है। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ? उत्तर है रूस। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय और रूसी नौसैनिकों के बीच नौसैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का समापन हो गया है। यह साझा अभ्यास का 14वां संस्करण था। यह अभ्यास 28 मार्च से 2 अप्रैल तक चेन्नई तट के पास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास की जंग ने दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया। एक को ईस्टर्न ब्लॉक तो दूसरे को वेस्टर्न ब्लॉक कहा जाता है। वेस्टर्न ब्लॉक को अमेरिका लीड करता है, ईस्टर्न ब्लॉक को रूस लीड करता है। दोनों देशों के बीच दुश्मनी दशकों पुरानी है, लेकिन दोनों को एक दोस्त कॉमन है, वह है भारत। तनाव के बावजूद दोनों देश एक समय में एक ही जगह अपने वॉरशिप के साथ मौजूद हैं। अगला, हाल ही में भूकंप के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? उत्तर है थाईलैंड। आइए इस खबर के बारे में जान लें। म्यांमार, थाईलैंड में शक्तिशाली भूकंप के बाद बैंकॉक में यहाँ भारी नुकसान की खबर मिल रही है। इस भूकंप का असर म्यांमार, थाईलैंड के साथ चीन, भारत में देखने को मिला। म्यांमार में कई इमारतें भरभरा कर गिर गई। सबसे ज़्यादा नुकसान बैंकॉक में होने की खबर मिल रही है। थाईलैंड के एयरपोर्ट पर लॉकडाउन किया गया है और उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही बैंकॉक में 50 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर मिली है। भूकंप के दौरान लोग और बचावकर्मी इधर उधर भागते दिखे। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैं भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूँ।
अगला, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? उत्तर है म्यांमार। आइए इस खबर के बारे में जान ले। म्यांमार में भूकंप के बाद भारत ने भेजी 625 मीट्रिक टन राहत सामग्री, सेना का अस्पताल भी स्थापित। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के चलते अब तक 2700 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं ऐसी स्थिति में भारत ने एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। इसके तहत अभी तक भारत ने 625 मीट्रिक टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि इस ऑपरेशन के तहत म्यांमार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।